नमस्कार। जनचेतना न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं संपादक सचिन मुखिया आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम गोंदिया जिले के एक कांग्रेस कार्यकर्ता जो कि कर्मठ कार्यकर्ता है, ऐसे कार्यकर्ता से हम बातचीत करने के लिए आए हुए हैं। और अभी हाल ही में लोकसभा के चुनाव का सियासी माहौल काफी गरमाया हुआ है। गोंदिया भंडारा लोकसभा क्षेत्र के प्रथम चरण में चुनाव होने वाले हैं, जिसमें 19 तारीख को मतदान किए जाने वाले हैं। जिसको लेकर अभी चुनाव के प्रचार को लेकर काफी पार्टियों में सियासी माहौल गरमाया हुआ है। आखिर इस गोंदिया भंडारा क्षेत्र से कौन विजय घोषित होगा, उसको लेकर जनता में और मतदाताओं में संभ्रम है। तो आज जानते हैं, हमारे साथ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बहुत वर्षों से संघर्ष करते हुए जमीनी से जुड़े हुए नेता हमारे साथ से जुड़े हुए राजू चौधरी जी। नमस्कार सर, आपका हमारे जनचेतना न्यूज में स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। अब ये जो चुनाव है वो चुनाव को लेकर काफी लोगों में संभ्रम है कि भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र में आखिर कौन चुनाव जीतेगा, मतदाताओं में संभ्रम है काफी सारे लोगों में। तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, संभ्रम तो अब खत्म हो चुका है। अब आप देख रहे हो कि जो भाजपा के उम्मीदवार है उनकी गाड़ियों को लोग गांव से भगा रहे हैं। आप देखिए कि लोगों का माहौल इतना खराब है। किसान उनसे सवाल पूछ रहा है कि भैया आप 5 साल कहाँ थे। महिला उनसे सवाल कर रही है कि भैया आप 5 साल कहाँ थे। आपने पूरे 5 साल किसी भी गांव में शकल तक के नहीं दिखाई। आपने किसी भी गांव में एक काम तक के नहीं किया। आपने किसी गांव में आके कोई कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया। तो कोई भी कार्यक्रम 5 साल वो बिल्कुल नदारद रहे। जनता से दूर दूर तक उन्होंने कोई संबंध नहीं रखा। ऐको फिर से मौका देना ही कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी जीत का ये एक शुभारंभ हुआ था। और आज ये मान लीजिए कि कांग्रेस की जीत पक्की है, क्योंकि जनता जान चुकी है कि जिस आदमी ने 5 साल मौका मिलने के बाद काम नहीं किया, केंद्र में सत्ता रहने के बाद काम नहीं किया, राज्य में सत्ता रहने के बाद काम नहीं किया, जिला परिषद में सत्ता रहने के बाद काम नहीं किया, तो ये कब काम करेगा। लोगों को समझ में आ गया है कि इतना अच्छा माहौल रहने के बाद जब ये व्यक्ति काम नहीं कर सकता तो ये कब काम करेगा। और अभी जैसे कि नाना पटोले, इनका भी नाम सामने आया था, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है, उनका भी नाम सामने आया था कि वह भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले हैं। लेकिन आपने उसके ऊपर प्रतिक्रिया भी दी थी कि अगर भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र से नाना भाऊ चुनाव नहीं लड़ते तो हम सभी कांग्रेस कार्यकर्ता इस्तीफा देंगे, ऐसा भी आपने कहा था। उसके बारे में क्या? देखिए, मेरी भावना कांग्रेस के प्रति इस क्षेत्र के विकास के लिए थी, है ना। इस क्षेत्र का विकास हो, क्योंकि सुनील मेंढे जी ने जिस तरीके से 5 साल इस क्षेत्र को पूरा दबाए रखा, किसी भी प्रकार का विकास काम नहीं हुआ, किसी भी प्रकार की कोई फैक्ट्री नहीं आई, कोई भी इंडस्ट्री यहां हमारे क्षेत्र में नहीं लगी। तो मेरा ऐसा सोच था कि कांग्रेस से नाना भाऊ जैसा एक ओजस्वी व्यक्ति चुनाव लड़े, जिससे कि इस क्षेत्र का बहुत अच्छा डेवलपमेंट होगा, एक अच्छी ऊंचाई पे ये क्षेत्र जाएगा। पर उसमें ये था कि नाना भाऊ आप चुनाव लड़ो या तो मेरा इस्तीफा लो। पहले जैसे कि नाना भाऊ पटोले, इनका सबसे पहले नाम सूत्र के मुताबिक सामने आया था। हाँ। उसके बाद में अचानक प्रशांत पटोले को 23/3/2024 को उम्मीदवारी जाहिर कर दी। उसके बारे में क्या? देखिए, इधर से भाजपा से भी तो कई नाम थे, कई लोग लगे हुए थे, बहुत लोगों के, बड़े बड़े लोगों के नाम आ रहे थे। तो ये कैसा पार्टी में कयास लगाना, या हमारे इधर भी काफी लोगों का, प्रशांत पटोले जी के अलावा मोहन पंचभाई जी का नाम था, पीजी कटरे जी का नाम था, जयश्री बोरकर जी का नाम था, डॉक्टर निम्बारते जी का नाम था। तो ऐसे कयास लगाने, चरण वाघमारे जी का नाम था। तो कई लोगों के नाम थे। मतलब चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव जीतने के लिए, समीकरण बनाने के लिए बहुत सारे नामों को टेस्ट भी किया जाता है। पर एक कार्यकर्ता के नाते सर्वे भी किया था कि अगर यादव पटोले उसके बारे में देखिए, राष्ट्रीय पार्टी है, कोई भी काम अंधेरे में तीर चला के नहीं करती। उनके नाम से प्रॉपर सर्वे हुआ। आज आप देखेंगे एक सुशिक्षित पढ़ा लिखा डॉक्टर, जिसने कोरोना काल में 2000 से ज्यादा लोगों की जान बचाई, जिन्होंने लोगों के बीच में रह के काम किया, और ऐसा व्यक्ति जिनके पिताजी का नाम पूरे 2 जिलों में मशहूर है
किसानों के हित के लिए उनका नाम मशहूर है। उन्होंने किसानों को खेती के साथ साथ एक किसानों को साथ में एक धंधा मिले, इसलिए दूध संघ की स्थापना की। दूध संघ की स्थापना करके उन्होंने किसानों को एक जोड़ धंधा दिया। वैसे ही कोऑपरेटिव सेक्टर में रोजगार दिया। उसके साथ साथ कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना की ताकि किसानों को उसका फायदा हो सके। तो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने किसानों के हित में पूरी जिंदगी काम किया, तो ऐसे व्यक्ति के बेटे को आज मौका देकर, देखिए ये प्रशांत, सारे लोगों का मानना है कि उन्होंने क्षेत्र में कभी वो दिखे नहीं और उसके बाद भी उनको टिकट दी गई। ऐसा उन्होंने क्या काम किया, प्रशांत पटोले का नाम हमने सुने नहीं थे। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार ऐसे ही किसी उम्मीदवार को उतारे थे और उन्होंने 5 वर्ष निष्क्रिय रूप से काम किया, उसी प्रकार कांग्रेस पार्टी ने भी, लोगों का मानना है कांग्रेस पार्टी ने उसी प्रकार से एक नए चेहरे को दांव पे लगाई है। तो उसके बारे में क्या बताना चाहिए? देखिए, इनके पास कोई पद नहीं, कोई पावर नहीं, पद नहीं है, उसके बावजूद अपेक्षा लोगों की यह है कि वो दिखे नहीं। अब बताइए, जिसके पास में 5 साल तक पद था वो नहीं दिखे और वो फिर से उम्मीदवार है, तो ये कितनी बड़ी है। अब रहा सवाल प्रशांत पटोले जी का सवाल, उन्होंने कोरोना काल में इतना काम किया और जैसे कि आप जानते हैं, अब आप अभी मेरे पास कोई पद नहीं है, कोई पावर नहीं, मैं कितना भी गांव में घूम जाऊं तो क्या होता है, बहुत कम लोगों को नजर आता हूं, है ना। तो ये उनकी हालत थी। उन्होंने अपने बैनर पोस्टर लगाए, घूमे, सारी चीजें उन्होंने की, पर दिखाई नहीं दी है। ये एक बड़ा विषय है। और क्या होता है कि आज एक बड़ा अच्छा बात बताता हूं, प्रशांत पटोले जी को टिकट देने के पीछे का बहुत बड़ा कारण आपको बताता हूं, वो आप विशेष रूप से इसमें लीजिएगा। आज मौसम चल रहा है गद्दारी का। आज राजनीति में जो महाराष्ट्र की राजनीति को निचले स्तर पर लाने का मौसम चल रहा है, गद्दारी का मौसम चल रहा है। आपने देखे होंगे, जिस बाला साहब ठाकरे जी ने पार्टी बनाई, इतनी खून पसीना सींच के पार्टी बनाई, उनके बेटे उद्धव ठाकरे जी से गद्दारी हुई, सबसे बड़ी गद्दारी हुई। और पक्ष, उनका पक्ष का नाम छीन लिया गया, उनका चिन्ह छीन लिया गया, उनके पूरे के पूरे आमदार छीन लिए गए, खासदार छीन लिए गए। उसके बाद क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक सब कर दिया, तो उनका कुछ नहीं हुआ। विधानसभा अध्यक्ष ने भी कैसे उनको फैसला दिया। उसके बाद में शरद पवार जी के साथ क्या हुआ, काफी बार उनकी याचिका खारिज। रुके ना, मैं बता। तो शरद पवार जी के साथ भी वही हुआ। अजित पवार जी निकल के आए, मुख्यमंत्री बन गए। पवार जी ने तो कहा था कि उनके जब शिवसेना में जब उनसे छीनी गई थी उद्धव ठाकरे शिवसेना प्रमुख, जिनके पिताजी ने पक्ष बनाया, ज्यांच्या बापानी पक्ष काढला, त्यांच्या सोबतच गद्दारी झाली, हे जनताला पटते का? लेकिन जब उन्होंने राष्ट्रवादी अजित पवार को सब समर्थन दिया, तो उनके साथ हुआ, तो उसके बारे में क्या? मैं अभी वही बताना, ये मौसम ही गद्दारी का चल रहा है। और ये कौन करा रही, इसके पीछे कौन है? भाजपा। पूरी तरीके से केंद्रीय यंत्रणा का दुरुपयोग करके ये लोग वैसा। यहां जो प्रशांत पटोले जी को टिकट दी गई है, उसके पीछे का बेसिक रीजन आपको बताता हूं। आज माननीय नाना भाऊ पटोले जी प्रदेश के अध्यक्ष है, पीसीसी प्रेसिडेंट है, और आज उनके हाथ में सत्ता है। और जो यादवराव पडोळे जी थे, वो एक किसान नेता होने के साथ साथ नाना भाऊ पटोले इनके गुरु थे। गुरु, अभी आपने देखा कि गुरुवर्य जो शब्द चला है धर्मवीर पिक्चर से, तो गुरु की क्या अहमियत है वो बताने का प्रयास किया, लेकिन जिन्होंने गुरु की अहमियत बताया उन्होंने ही गद्दारी किया। लेकिन यहां नाना भाऊ ने उन लोगों के मुंह पर इतना बड़ा तमाचा मारा है कि गुरु दक्षिणा देने का ये उनके पास सबसे अच्छा मौका था। उन्होंने अपने गुरु के बेटे को, मतलब अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देकर उनके बेटे को टिकट दी, और इतना सुंदर उम्मीदवार इस गोंदिया भंडारा जिले को दिया कि आप देखिएगा जब वो खासदार बनेंगे, इतना अच्छे से काम करेंगे, युवाओं के लिए काम करेंगे, महिलाओं के लिए काम करेंगे, किसानों के लिए काम करेंगे, बेरोजगारों के लिए काम करेंगे, और इस गोंदिया भंडारा क्षेत्र को खुशहाल बनाएंगे। लेकिन अभी विगत अनेक वर्षों तक के यहाँ पर, जैसे महाविकास आघाड़ी में जब राष्ट्रवादी दीदी प्रफुल्ल भाई पटेल जो यहाँ के स्थानीय नेता है और बहुत बड़े नेता है, उनके राष्ट्रवादी का चुनाव चिन्ह रहता था हमेशा। लेकिन इस बार पंजे का यानी कांग्रेस का सिंबल है, तो क्या जनता में थोड़ा सा ये होगा? बहुत ही उत्साह है,
इसका बहुत ही उत्साह है लोगों को। आज 20-25 साल बाद पंजा नजर आ रहा है लोकसभा में। और पहले के जो पुराने लोग हैं वो एक ये सोच के बैठे थे कि आमचा पंजा येल तो आम्ही त्यांना मतदान करू। और आज इतना ग्राउंड में इतना करंट है, आप लोगों के पास जाओ, एक तरफ देखो कि भाजपा के उम्मीदवार की गाड़ी को लोग भगा रहे गांव से, और दूसरी तरफ देखो कि डॉक्टर प्रशांत पटोले जी का जेसीपी के ऊपर से फूलों की वर्षा करके स्वागत हो रहा है। हर जगह पे स्वागत हो रहा है उनका, और एक तरफ ये खासदार महोदय जो है उनको भगाया जा रहा है। तो ये आप डिफरेंस देखिए, ये फर्क देखिए, कितना सुंदर वातावरण इस गोंदिया भंडारा जिले में चल रहा है। गोरदे कलर के अभी जो हाल ही में एक वीडियो सामने आया था जी, उसमें खासदार सुनील मेंढे जो है वर्तमान भाजपा के उम्मीदवार है, उनको कहा जाता है कि सभा होने के बाद में कार्यकर्ताओं ने उनका जाहिर निषेध किया कर। देखिए, आप देखिए कि जो व्यक्ति 5 साल रह गया और आगे भी 5 साल रहने की सोच रखता है, उम्मीदवारी करता है, लेकिन उसकी सोच ही नहीं है जनता के लिए काम करने की, तो जनता भगाएगी नहीं तो क्या करेगी। तुमने 5 साल भी कुछ नहीं किया। उन्होंने प्रतिक्रिया भी दी कि मैं किसानों की समस्या थी जिसको लेकर उनको मैं समझाना चाह रहा था करके, और वो कांग्रेस का एजेंडा था, इस प्रकार से उन्होंने कहा। तो कांग्रेस के लोगों ने वो भड़काया वहां के लोगों को इस प्रकार से। देखिए, ये तो सिर्फ चुनावी बातें हैं, ये चुनावी बात में तो ऐसा कैंडिडेट कहेगा ही, लेकिन हकीकत ये है कि जनता उनको भगा रही। और एक जगह से हो तो मान ले, अब हर जगह होने लगा कि कांग्रेस के लोग थे, वो कांग्रेस का एजेंडा था, कांग्रेस के द्वारा इस प्रकार से किया गया। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर कांग्रेस के लोग होते तो वहां कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने खड़ी हो जाती। और आप देख रहे हो कि आज बीजेपी कोई छोटी सी पार्टी नहीं, बीजेपी के साथ में जो पार्टियां वो भी कितने ये है। आज कांग्रेस के साथ कौन है और उनके साथ कौन है वो आप देखिए। तो ऐसे में तो आप मान के चलिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को तो लोग भगा दिए होते। अगर नेताजी सच्चे होते, नेताजी का काम अच्छा होता, नेताजी किसानों के हित में होते, तो ये नौबत नहीं आती। वो चाहे भले ही कितना भी बोले, वो बोल दे कि ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसा चिंदी का सांप नहीं बनाया जाता। हकीकत यही है कि उन्होंने जनता के लिए काम नहीं किया, किसानों के लिए काम नहीं किया, इसीलिए किसान उनको भगा रहे। अभी लोकसभा के इस महासंग्राम में भंडारा गोंदिया लोकसभा जैसे 18 उम्मीदवार है, 18 उम्मीदवार सभी लोग अपने यानी सभी लोग चुनाव मैदान में जब उतरते हैं सभी को लगता है कि हम चुनाव जीतेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है नहीं, क्योंकि एक आत्मविश्वास भी एक कहीं ना कहीं हम एक नए मोड़ पे लेकर आता है। जी जी। तो जैसे कि कहा जाता है कि बीएसपी के जो उम्मीदवार है, जी, बीएसपी के उम्मीदवार भी बीजेपी की चाल है, इस प्रकार से जनता के बीच सामने आया था। उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? वो पहले जिला सचिव थे या कोई तो भी भाजपा के पद पर थे, और उसके बाद में वो बीएसपी से चुनाव लड़ रहे हैं उसके। अब इस पे मैं क्या कमेंट करूं, जनता सब जानती है। आपने खुद ही बता दिया कि वो कौन से पार्टी के पदाधिकारी थे और वो कहां जाके चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये बिल्कुल जनता साफ जनता को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। जनता को दिख रहा है, क्योंकि क्या हुआ कि डॉक्टर ब्रह्मानंद करंजेकर जी ने बहुत अच्छी तैयारी की थी। सब लोगों मतलब हर एक बूथ पर जाकर उन्होंने अपना प्रचार प्रसार किया था, एक्टिवली उन्होंने पार्टिसिपेशन किया था, और उसके बावजूद जो है उनको टिकट नहीं मिला। तो भाजपा को यह लगा कि उनके समाज के वोट अब भाजपा के विरोध में जाएंगे, इसलिए उन्होंने अपने ही एक पदाधिकारी को उधर से खड़ा करने का काम किया। तेली समाज के थे, तेली समुदाय का भी एक अच्छा वोट बैंक है। चुनाव आचार संहिता के अंतर्गत सामाजिक नाम लेना मुझे एज एक पक्ष के प्रतिनिधि होने के नाते मुझे ठीक नहीं लग रहा, इसलिए मैं बताना चाह रहा हूं कि ब्रह्मानंद करंजेकर की मेहनत को कहीं ना कहीं यह भी मानना है दबाने का काम किया गया। एससी वोटर जो होते हैं, हाँ, और बहुजन समाज के जो वोट होते हैं, बहुजन समाज के वोट जो होते हैं कांग्रेस को न देते हुए बीएसपी को जाएंगे, उसकी वजह से कांग्रेस को झटका पहुंचेगा, ऐसा लगता है आपको? देखिए, कांग्रेस को झटका पहुंचेगा इसका कोई सवाल ही नहीं है। वोटर समझदार है। हम आज गांव-गांव में जा रहे, घरों-घरों में जा रहे, सबको मालूम है हमको इस बार संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है। बाबा साहब ने, जो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब ने विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र इस देश को दिया है, विश्व का सबसे अच्छा संविधान इस देश को दिया है। मां रूपी संविधान है, ऐसा संविधान जिसमें हर बेटे के लिए बराबर का हिस्सा है। तो ऐसे संविधान को बदलने की कोशिश
भाजपा द्वारा की जा रही है, ये साफ तौर पे दिख रहा है। आज भाजपा के कई प्रत्याशी संविधान बदलने के लिए हमें वोट दो ऐसा खुला प्रचार कर रहे हैं। तो ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं बहुजन समाज के लोग, और इस बात को हाल ही में 22 जनवरी को राम मंदिर का शिलान्यास हुआ जी। काफी लोगों का मानना है कि चुनाव के पहले रामनवमी भी किया जा सकता था, लेकिन क्या उसका फर्क पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी के उसमें, जैसे कि अब मोदी जी बोल रहे हैं अब की बार 400 पार का नारा दे रहे हैं, तो उसके कुछ फर्क पड़ रहा है? देखिए, आप देखिए, चारों महामंडलेश्वर जो आचार्य थे वो सारे लोग उस प्राण प्रतिष्ठा के विरोध में थे। तो हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के रक्षक कौन है? हिंदू धर्म, सनातन धर्म को मानने वाले कौन है? और जब उनके जो सर्वश्रेष्ठ पुजारी है वो लोग जब ये बोल रहे हैं, और उन्होंने एकदम भविष्यवाणी की है कि ये अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा अगर आप करवाओगे तो इसका बहुत बड़ा भारी नुकसान पूरे देश को होगा। तो आप बताइए कि जब बड़े बड़े पुजारी, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े महामंडलेश्वर जब इस बात को मान्य करते, तो अब हमने भी उस बात को मान्य करना चाहिए। अभी हाल ही में कांग्रेस ने एक गारंटी कार्ड करके लॉन्च किया है जी। इसमें 5 प्रकार की गारंटी दी है, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, इस प्रकार की गारंटी दी और सभी प्रकार के कामगारों के लिए उन्होंने गारंटी दी है। क्या चुनाव जीतने के बाद में भी वो गारंटी कायम रहेंगी? उस पर कांग्रेस अपना वादे से मुकरेंगी या वादा पूरा करेंगे? आप राहुल गांधी जी हमारे जो नेता है, जो उनकी वर्किंग देखिए, उनका बिल्कुल आप देखिए कि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष को कितना सम्मान वो देते हैं। पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कुर्सी पे बैठते, पानी भी पीना है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को वो खुद पानी देते। मतलब इतना शिष्टाचार, एक डायनामिक व्यक्ति है वो, और इतने तो उनसे आप झूठ की अपेक्षा नहीं कर सकते। आप वो उनसे एक इतने विद्वान व्यक्ति से, पढ़े लिखे व्यक्ति से, और ऐसे डाउन टू अर्थ जिस तरीके से उनका स्वभाव है, उन्होंने, आप देखिएगा कभी उनके मुंह से एक शब्द भी इधर का उधर हुआ हो, एक उल्टा शब्द हुआ, चाहे वो मीडिया के लिए हो, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, युवाओं के लिए हो, बुजुर्गों के लिए, किसानों के लिए, एक शब्द आज तक बता दो कि एक शब्द राहुल गांधी जी का ऐसा हुआ कि उन्होंने अपशब्द उनके मुंह से निकला। इंडिया का जो गठबंधन है, हाँ, उसमें काफी लोग संभ्रम में है कि इसमें प्रधानमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि सभी दल के लोग यहाँ प्रमुख लोग हैं, पक्ष प्रमुख लोग हैं, पार्टी के प्रमुख लोग हैं। इसमें तो बड़ी स्पष्ट बात है। इसमें देखिए, राहुल गांधी जी सिर्फ प्रधानमंत्री बनने के लिए अगर ये चुनाव में या इसमें उतरते तो उनकी मां कभी भी प्रधानमंत्री बन सकती। उसके बाद में जब कोलगेट का घोटाला सीएजी की रिपोर्ट से आया था, उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी तत्कालीन प्रधानमंत्री, उनको हटाने की मांग हुई थी। उस समय भी उनको हटा के वो बन सकते थे। पद का लालच होता तो वो कभी भी झूठे वादे करते थे। उनको पद का लालच नहीं है। उन्होंने इतने पद देख लिए अपने घर में, अपने परिवार में, और उसका उन्होंने खामियाजा भी भुगता है। उनके परिवार में जितने प्रधानमंत्री हुए उतने लोग शहीद हुए। तो उनको उस पद का मोह नहीं है, पर उस पद की गरिमा पता है, उस पद का पावर पता है कि वो देश हित में कितना अच्छा है। उन्होंने जो प्रधानमंत्री बनाया था मनमोहन सिंह जी, देखिए ना जी, आप उनका कार्यकाल देखिए, उनका अर्थशास्त्र देखिए, उन्होंने कैसे देश को बचाया। कांग्रेस ने 70 साल में जितना कर्जा नहीं लिया, उसका 3 गुना कर्जा ये सरकार ने 9 साल में ले लिया। आप बताइए, देखिए कैसी इनकी एडवर्टाइजमेंट है, कैसी इनकी दोस्तों को अबीर बनाने वाली नीति है। आप देखो, पिछले चुनाव में भी राहुल गांधी इन्होंने कांग्रेस की ओर से घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें 72 लाख करोड़ का पैकेज जाहिर उन्होंने किया था। उसके बावजूद भी जनता में उसका असर नहीं पड़ा। क्या इस बार भी ऐसा होगा कि जनता में उसका असर नहीं पड़ेगा कि अभी जिस प्रकार से 5 गारंटी उन्होंने दी है कि 400 रुपए महीना रोजगारों को न्यूनतम ये दिया जाएगा सभी पर डे रोजी, हाँ। और 8 लाख 8,500 ऐसे 8,500 रुपए पर मंथ महिलाओं को दिया गया, प्रमुख महिला को 1 लाख रुपए साल का दिया जाए। कहीं ना कहीं देश के लोगों के लिए ये एक तरफ अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग आलसी होंगे,
कामों को लेकर वो ये नहीं होंगे इस पर? आप उसमें देखिए, ये जब मनरेगा की स्कीम लाई कांग्रेस ने, तो यही सोच के लाई थी कि महिलाओं के, गांव के लोगों के हाथ में काम होना चाहिए। अभी आप देखिए कि अगर हम महिलाओं को 8,500 रुपए महीना देने की बात कर रहे हैं, क्या एक महिला घर चलाने के लिए उसको कितनी परेशानी है ये आप महसूस कीजिए। ऐसा नहीं है कि वो इतनी महंगाई में 8,500 रुपए कुछ भी नहीं होता, आप देखिएगा। तो और पूरा करने जाएगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, घर की प्रमुख महिला को ही दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि पूरे जितनी महिलाएं उनको, एक महिला को अगर 8,500 रुपए मिलता है तो लगभग राशन, फ्री का राशन तो मिलता ही नहीं। ये देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अभी आप जो इकोनॉमी की बात देखिए तो जीडीपी हमारा ट्रिलियन की बात कर रहे हैं, तो क्या आप पर कैपिटा इनकम जो है हमारे देश के लोगों की वो कितनी होनी चाहिए? उस पर कैपिटा अपन जब जीडीपी ट्रिलियन की बात कर रहे हैं तो पर कैपिटा इनकम भी बढ़नी चाहिए लोगों की, तब जाके हम ट्रिलियन तक पहुंचेंगे। सुनिए ना मेरी, अभी जो हमारे महाराष्ट्र में 2600 रुपए पर कैपिटा इनकम है, क्या 2600 रुपए में एक परिवार का पेट भर पाएगा? क्या 2600 रुपए में एक परिवार अच्छे से जी पाएगा? नहीं। आप उसको, जैसे हमारा देश डेवलप रहा है, अभी देखिए हम पहले पहले पायदन रास्ता से चलते थे, फिर मुरुम की रोड आई, फिर हमारी बीएमडब्ल्यू रोड आई, फिर उसके बाद में डामर रोड आई, उसके बाद में अभी कंक्रीट रोड आई, अब एक्सप्रेस हाईवे आ रहे हैं। तो ये बदलाव है, ये समय के हिसाब से हमको चलना पड़ेगा। ये समय का, ये हमारे पास में पहले नैरो गेज ट्रेन थी, नैरो गेज के बाद में ब्रॉड गेज ट्रेन आई, ब्रॉड गेज के बाद में हमने एक्सप्रेस निकाले, फिर सुपरफास्ट निकाले, फिर गीतांजलि जैसे ट्रेन आई, फिर हमसफर जैसी ट्रेन आई, राजधानी ट्रेन आई, उसके बाद अब वंदे भारत जैसी ट्रेन आई है। तो ये समय के बुलेट ट्रेन भी, ये समय का बदलाव है। हम पहले टू व्हीलर साइकिल से चलते थे, फिर बड़े मुश्किल से टू व्हीलर आई कुछ कुछ लोगों के पास, आज देखो घर घर में टू व्हीलर है, 2, 3, 4, अब इलेक्ट्रिक गाड़ियां आई है। तो ये समय परिवर्तन समय के साथ साथ होना चाहिए और उसके लिए उतनी इनकम भी बढ़नी चाहिए। हम जब महिलाओं के हाथों में रोजगार की बात कर रहे हैं, महिलाओं को एक अच्छा जीवन देने की बात कर रहे हैं, तो उनको तो इकोनॉमी भी उनकी बड़ी होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर 8,500 रुपए प्रति माह अगर एक को मिलता है तो अर्थव्यवस्था को तो काफी झटका पहुंचेगा। नहीं 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 नहीं, आप देखो गृह उद्योग में सबसे ज्यादा महिलाएं आगे। आप देखो, आप देखिए, अगर गांव में जितनी भी किराना दुकान है उसमें आप देखोगे 90% दुकानों में महिलाएं किराना दुकान में बैठती। उसका रीजन क्या है? आदमी खरीदी करने जाता है, बाहर के खेती बाड़ी संभालता है, तो जो ये बेसिक बिजनेस है, जो घर में जो बिजनेस है, उसको चलाने का काम हमारी महिलाएं करती हैं। बीपीएल के लोगों को दिया जाएगा, जो गरीब परिवार को दिया जाएंगे, सभी परिवार को दिया जाएगा, सभी परिवार को, जो इनकम टैक्स के बाहर है, जो इनकम टैक्स नहीं भरते, उनको सबको दिया जाएगा। तो जैसे कि आपने देखा अभी हमारे युवाओं के लिए बहुत अच्छी योजनाएं हमने रखी है, उनको पहली नौकरी देंगे ही देंगे। हम युवाओं के रोजगार की बिल्कुल 30 लाख भर्तियां केंद्र सरकार, 30 लाख हर साल हम रोजगार देंगे ही देंगे, ये हमारा वादा है। और ये बिल्कुल झूठ नहीं है। आप केंद्र सरकार की सरकार के द्वारा भी 2 करोड़ नहीं, अभी देखो, अभी मैं बता रहा हूं 1.5 करोड़ जो है जगह वैकेंट है ना, अभी तक जगह भरी नहीं गई है। केंद्र सरकार में 1.5 करोड़ जगह खाली है, तो ये 1.5 करोड़ जगह क्यों नहीं भर रहे ये लोग? ये सब प्राइवेटाइजेशन करना चाहिए। अभी हाल ही में जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनको अभी तिहाड़ जेल में 15 तारीख तक की हिरासत में। हाँ, उसको लेकर क्या करने के जिन्होंने एक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी, भ्रष्टाचार और एक मुफ्त में शिक्षा मिलना चाहिए, मुफ्त में पानी मिलना चाहिए, दिल्ली में ऐसी उन्होंने एक की, लेकिन उसके बावजूद भी शराब घोटाले के मामले में उनको अभी द्वारा हिरासत के लिए तिहाड़ जेल में हुआ। देखिए, मोदी जी को समझ में आ गया कि हम उनसे टकरा नहीं सकते, हम उनको जनता में जाके नहीं हरा सकते। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार हो गया। तीनों बार उन्होंने भाजपा को बहुत जोर की पटकनी दी। 70 में से 67 सांसद, 70 में से 64 सांसद विधायक, ये क्या है? मतलब उनको समझ में आ गया है कि केजरीवाल साहब की जो नीतियां है, जो जनता के हित में वो फैसले ले रहे, वो बहुत ही अच्छे हैं
और उसके सामने हमारी ये जुमलेबाजी नहीं चलेगी। इनकी जुमलेबाजी वहां नहीं चल रही है, इसलिए उन्होंने क्या किया है कि अब जो इनको जनता में जाके ये हरा नहीं सकते, उसको केंद्रीय यंत्रणा के माध्यम उनने प्रयास भी कर रही है। एलजी के माध्यम से भी दबाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो नहीं माने। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इनके मुंह पर तमाचा लगाया मोदी सरकार के, और बार बार वो न्याय व्यवस्था में भी जीतते गए, जनता में भी जीतते गए। तो झारखंड के मुख्यमंत्री भी हेमंत सोरेन जी का इतना शानदार काम, क्या एक देश का बहुजन व्यक्ति, आदिवासी समाज का लड़का, क्या काम किया उसने। मतलब उसको बोलते एक तरफ तो बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर ईडी लग रही है, तो वही मैं बता रहा हूं ना, जो सदस्य हो जाते हैं, जो देखो, जो झुकेगा नहीं उसको टूटना पड़ेगा, बराबर है ना। ये किस तरीके की पॉलिसी है, पुष्पा की तरह, पुष्पा जो एक अक्षर आया था। हाँ, मैं बता रहा हूं, अजीत पवार साहब को भोपाल में बोला कि 70,000 करोड़ का घोटाला है, मतलब उनको ट्रेलर दिखा दिया कि भैया तुम इधर नहीं आए तो तुमको तुम्हारा अंदर जाना तय है। वो तीसरे चौथे दिन उप मुख्यमंत्री बन गए, चाचा से गद्दारी करके आ गए। तो ये इनका काम ऐसा है कि भैया तुम्हारा रिकॉर्ड हमारे पास पता है, लेकिन तुम हमारे पास आ जाओगे तो वॉशिंग पाउडर से धुल जाओगे। हाल ही में अभी जो पूर्व केंद्रीय मंत्री गुंडा भंडारा के जो कि चर्चित चेहरा है प्रफुल्ल पटेल जी, उनको भी अभी क्लीन चिट दी गई है, उसके बारे में। अब ये तो सबके लिए फॉर्मूला एक ही है, हमारा गोंदिया हो या दिल्ली हो या बंबई हो, सबके लिए फॉर्मूला एक है, हमारे साथ आ जाओ, क्लीन हो जाओ। तो जैसे कि अभी हमारे साथ में गोंदिया जिले के कांग्रेस के नेता थे, जिनके साथ में हमने चर्चा की, जिन्होंने बताया कि गोंदिया भंडारा और इसकी राजनीति को लेकर उनसे हमने बातचीत की, और उन्हें पूरे विस्तार के रूप में हमारे साथ में बातचीत की है। और आगे भी हम इसी प्रकार से आपको और भी गोंदिया के भारतीय जनता पार्टी के नेता, कांग्रेस के नेता और दलों के भी नेता से हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे दिलचस्प लगातार के लिए देखते रहिए जनता न्यूज़, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।